देखिए अपन इसमें अचल अक्ष के प्रति शुद्ध घूर्णी गति की अपन ने पढ़ी थी और उसमें ये जान लिया था कि अपन इसमें जो है कि जिस तरह से रेखीय गति के अंदर विस्थापन होता है, घूर्णन गति में उसके संगत कोणीय विस्थापन होता है। रेखीय गति के अंदर जैसे v इज टू डी एस अपॉन में डी टी था, घूर्णन गति के अंदर ओमेगा इज टू डी थीटा अपॉन में डी टी था। इसी प्रकार जैसे रेखीय गति के अंदर रेखीय त्वरण a इज टू डी वी अपॉन में डी टी इज टू डी टू एस अपॉन में डी टी स्क्वायर था, उसके संगत कोणीय गति के अंदर कोणीय त्वरण अल्फा इज टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी इज टू डी टी थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर था। शुद्ध घूर्णी गतिकी के अंदर अपन गति का अध्ययन करते हैं, परंतु उन कारणों पर ध्यान नहीं देते हैं जिनके कारण गति होती है। तो वहां अपन ने केवल कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की चर्चा करी और इनमें परस्पर संबंध के रूप में गति के समीकरण भी देखे थे। ध्यान हो आपको, गति के समीकरण जैसे v इज टू यू प्लस ए टी रेखीय गति में, सेकेंड s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और नंबर थर्ड v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as थे। तो इनके संगत इनके अंदर जो अपन ने समीकरण देखी थी घूर्णी गति के अंदर, तो वो बनी थी ओमेगा इज टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, एस की जगह थीटा इज टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी का स्क्वायर और यहां ओमेगा स्क्वायर इज टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। ये इक्वेशन अपने पास आ गई थी। अब अपन अपनी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें दो एग्जाम्पल इन पर आधारित दिए हुए हैं, इन इक्वेशन पर। उन दोनों एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, जिसमें से एग्जाम्पल नंबर जो 7.13 है वो एग्जाम्पल 7.13 तो इन समीकरणों को क्या करवा रहा है, व्युत्पन्न करवा रहा है। तो अपन इनको व्युत्पन्न कर लें एक क्वेश्चन के रूप में, और एक जो है ऑटोमोबाइल के रूप में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब पहले अपन इन दोनों को, ये जो एग्जाम्पल नंबर 7.13 है और एग्जाम्पल नंबर 7.14 है, जो कि अपनी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, उनको अपन पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, किस तरह से वो उन्हें कह रहे हैं, उसको अपन अब देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो अपन ये लिखें कि वो एग्जाम्पल कितना है, एग्जाम्पल नंबर है 7.13, यानी 7वें चैप्टर का 13वें नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें कह रहे हैं ये कि मूल सिद्धांत के आधार पर, मूल सिद्धांत के आधार पर समीकरण ओमेगा इज टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, मूल सिद्धांत के आधार पर समीकरण ओमेगा इज टू आधार पर समीकरण ओमेगा इज टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी व्युत्पन्न कीजिए। ये समीकरण अपन को क्या करनी है, व्युत्पन्न करनी है मूल सिद्धांत से। देखो पूछी इन्होंने पहली समीकरण है, अपन इसमें तीनों ही समीकरणों को व्युत्पन्न कर देंगे ताकि एक्सप्लेनेशन हो, आपके लिए क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देखिएगा अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले अपन देखें, पहली समीकरण को अपन व्युत्पन्न करें। तो देखिए बड़े ही सिंपल तरीके से अपन जानते हैं, थोड़ी देर पहले ही आपने जाना है कि कोणीय त्वरण, कि कोणीय त्वरण अल्फा इज टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी होता है।
तो देखिए इस इक्वेशन को मैं कैसा लिख सकता हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डी ओमेगा इज इक्वल टू एल्फा डी टी। अब बस इसमें इतना सा है कि अगर t इज इक्वल टू 0 समय पर कोणीय वेग ओमेगा नोट हो और t समय पर कोणीय वेग क्या हो, ओमेगा हो, तो आप क्या करें, इसका समाकलन कर दें दोनों पक्षों का। नियत कोणीय त्वरण से अपन घूर्णी गति इसके अंदर लेके चल रहे हैं, तब देखिएगा नियत कोणीय त्वरण से घूर्णी गति, नियत कोणीय त्वरण से घूर्णी गति में समय t इज इक्वल टू 0 पर कोणीय वेग ओमेगा नोट वे t इज इक्वल टू टी। नियत कोणीय त्वरण से घूर्णी गति में समय इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, पर कोणीय वेग ओमेगा नोट वे समय इज इक्वल टू स्मॉल टी पर कोणीय वेग ओमेगा हो तो उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखिए इसका अपन समाकलन कर दें, डी ओमेगा एल्फा नियत है और यह है डी टी। तो यहाँ जो लिमिट आएगी वो तो आ गई है 0 से लेकर के t तक, और यहाँ हो गया है ओमेगा नोट से ओमेगा तक। अब आपको इसकी केवल सिंपल समाकलन हल करनी है। डी ओमेगा का समाकलन क्या हो जाएगा, ओमेगा, लिमिट लीजिए ओमेगा नोट से ओमेगा तक, एल्फा, डी टी का समाकलन t 0 से लेकर के t तक। अब देखो इसकी लिमिट पुट कीजिए, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इज इक्वल टू एल्फा t माइनस 0। इसके आगे की स्टेप्स को भाई अपन यहाँ सोल्व करते हैं। अब तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन गई है, ओमेगा इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर लीजिए, ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी, ये लो, ये अपने पास प्रथम समीकरण आ गई है। अगर आप इसमें लिमिट वाला समाकलन नहीं लेते तो फिर अपन को समाकलन नियतांक c इसमें लगाते, फिर c का मान प्रारंभिक अवस्था के आधार पर अपन क्या करते, इसमें ज्ञात करते। तो यहां इक्वेशन आ गई है मेरे पास, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी, ये आ गई है प्रथम समीकरण। इसको लिख देंगे अपन प्रथम समीकरण। अब देखो प्रथम समीकरण ये आपसे पूछी गई थी जो अपन ने निकाल ली, लेकिन अपन द्वितीय और तृतीय समीकरण को भी इसमें व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब द्वितीय समीकरण आपने देखी थी कि घूर्णी गति में द्वितीय समीकरण के अंदर क्या था, कोणीय विस्थापन थीटा आ रहा है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी से उसे ज्ञात कर लेंगे अपन। तो अब देखिएगा फिर से, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन में डी टी। देखो चूंकि कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी, इसलिए अगर मैं अभी इससे सोल्व करता हूं तो देखिए वही सेम तरीका, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी आ गया, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। अब देखो इसमें भी वही तरीका, अगर समय t इज इक्वल टू 0 पर कोणीय विस्थापन अगर मैं ले लूं कि 0 है, शुरू में 0 से थीटा तक अगर कोणीय विस्थापन चेंज हो रहा है और समय कितने से 0 से t तक, तो देखो यदि समय 0 पर कोणीय विस्थापन 0 या 0
कोणीय विस्थापन 0 वे समय t पर कोणीय विस्थापन थीटा हो तो, देखो वही सेम तरीका इसी इक्वेशन का, पर कोणीय विस्थापन थीटा हो तो उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखिए इसके दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं डी थीटा इज इक्वल टू, अब आप यहां पर देखो कहां से कहां तक की लिमिट लेनी है इसकी, समय की, इसमें थीटा की लिमिट तो क्या है 0 से लेकर के थीटा तक। मैं इसे थीटा नोट से थीटा तक भी ले सकता था, आप ले सकते हो, उसकी वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल टू, फिर देखो यहां पर भी समाकलन कहां से कहां तक 0 से लेकर के टी तक ओमेगा डी टी। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है, 0 से थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0 से टी तक ओमेगा डी टी। अब देखिए समीकरण 1 से अपन जानते हैं चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, ये इसकी वैल्यू है, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, तो देखिए 0 से लेकर के थीटा डी थीटा इज इक्वल टू समाकलन 0 से लेकर के टी तक ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, और ये लीजिए डी टी। अब आपको केवल इसकी समाकलन को हल करना है, जो कि एक सिंपल सॉल्यूशन होगा। देखिए डी थीटा का समाकलन हो जाएगा थीटा, लिमिट 0 से लेकर के थीटा तक। फिर देखो यहां इस समाकलन को चलो एक स्टेप और अपन इसकी बढ़ा देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, बायो का स्टूडेंट इसे इजीली समझ सके। देखो समाकलन 0 से थीटा डी थीटा, इसके हिस्से कर देता हूं 0 से टी तक ओमेगा नॉट डी टी प्लस 0 से टी तक एल्फा टी डी टी। ये लो, अब एक स्टेप और 0 से थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो भाई ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि नियत कोणीय वेग वाली स्थिति है, तो ये तो है प्रारंभिक कोणीय वेग नियत है, ओमेगा नॉट को बाहर किया 0 से टी तक, ये हो गया है डी टी। एल्फा नियत है, ये नियत कोणीय चाल से ले रहे हैं, नियत कोणीय त्वरण ले रहे हैं अपन, और ये है टी डी टी। इसके आगे की इक्वेशन को अपन अब इस साइड में सोल्व करते हैं। देखो अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो आप देखिएगा डी थीटा का समाकलन हल करेंगे तो ये तो क्या आ गया है मेरे पास, थीटा आ गया है 0 से लेकर के थीटा तक इज इक्वल टू ये ओमेगा नॉट, डी टी का समाकलन तो क्या हो जाएगा टी 0 से लेकर के टी तक प्लस एल्फा, टी का समाकलन टी डी टी है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 0 से लेकर के टी तक। ये लो भाई, ये समाकलन अपन सोल्व करते जा रहे हैं, पूरी ही स्टेप्स अपन ने खोल दी है, इसकी एक एक स्टेप्स को अपन ने खोल लिया है। अब देखो अगर लिमिट अपन पुट करते हैं तो आपके पास इक्वेशन की क्या फॉर्म बनती है, ये हो जाएगा थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी माइनस 0 प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यही तो स्टेप आएगी। अब देखो अगर ऐसा है तो अब ये आ गया है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ एल्फा टी का स्क्वायर, ये आ गई है सेकंड इक्वेशन, इसे ही अपन क्या कहेंगे द्वितीय समीकरण। ये अपन ने प्रथम समीकरण के संगत द्वितीय समीकरण भी अपन ने क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। अब देखो अपने पास दोनों समीकरण आ गई हैं, अब अपन तृतीय समीकरण भी निकाल सकते हैं।
कैसे निकाल सकते हैं? कई तरीके हैं। एक सिंपल तरीका तो यही है कि अपन प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर दें, तो आपके पास तृतीय समीकरण क्या हो जाएगी। चलो ऐसे कर लें अपन, कई तरीकों से इनको अपन व्युत्पन्न कर सकते हैं। देखो ये सारे तरीके मैंने जो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था, एक जो चैप्टर 3 था एक विमीय गति वाला, वहां जो गति के समीकरण ने व्युत्पन्न की थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नंबर 3 थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों को 3 अलग अलग तरीकों से मैंने बताया था। ग्राफी विधि से बताया था, कलन विधि से भी बताया था, एक सामान्य विधि से भी बताया था। तो सेम वो का वही मेथड है, केवल चेंज क्या करना है, आपको v की जगह ओमेगा लेना है, v u की जगह ओमेगा नोट लेना है, एल टी की जगह क्या लेना है, अल्फा। उसी मेथड को आप सेम यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने यहां इनको बता दिया है। अब थर्ड इक्वेशन और मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या है, अब मैं क्या करता हूं, देखो 2 समीकरण आ गई है मेरे पास। अब देखो प्रथम समीकरण ये थी मेरे पास, प्रथम समीकरण से क्या है, प्रथम समीकरण ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सिंपल तरीका तो यही है। उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर इस समीकरण के अपन दोनों पक्षों का अगर अपन वर्ग करते हैं तो देखिएगा इक्वेशन क्या रूप लेगी, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी का स्क्वायर। अब आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस टू ओमेगा नोट एल्फा टी प्लस एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहां फिर से आगे एक स्टेप, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। अगर आपको इनके अदर मेथड और चाहिए, जिस मेथड से अपन इसे सोल्व कर रहे हैं उसके अलावा अन्य और मेथड चाहिए, तो आप इसके लिए तृतीय जो चैप्टर था, एक विमीय गति का जो चैप्टर है, उस एक विमीय गति वाले चैप्टर को आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो देखिएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2, अब अपन इसके अंदर कॉमन ले लेंगे, 2 अल्फा को कॉमन ले लें आप। देखो 2 और अल्फा अगर मैंने कॉमन लिया है, इसका मीन से इससे अपन को इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो देखो भाई 2 ओमेगा नोट अल्फा टी अपॉन में ये हो गया है 2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा। यहां हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ओमेगा नोट टी प्लस यहां पर भी एक अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया है हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। परंतु अपन द्वितीय समीकरण से क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हाफ अल्फा टी स्क्वायर ओमेगा नोट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर किसके इक्वल है, थीटा के। चूंकि द्वितीय समीकरण से ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, थीटा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। इस पूरे को क्या लिख दिया मैंने, थीटा लिख दिया। ये लो, यही आपके पास आ गई है तृतीय समीकरण। यहां अपन ने तीनों ही समीकरण व्युत्पन्न कर लिए हैं, आप इनको नोट कर लें। अब इसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 7.13 था, ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.14 की, इसके बाद, जो कि इन समीकरणों पर आधारित एक आंकिक क्वेश्चन है। इन समीकरणों पर आधारित क्या है, एक आंकिक क्वेश्चन है, जिसको कि अपन अब इसके बाद सोल्व करेंगे। उसमें क्या कह रहे हैं कि एक ऑटोमोबाइल है, एक ऑटोमोबाइल इंजन का कोणीय वेग 16 सेकंड में इतने चक्कर प्रति मिनट से बढ़कर इतने चक्कर प्रति मिनट हो जाता है।
तो यह मानते हुए कि कोणीय त्वरण एक समान रहता है, वो मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। उस क्वेश्चन को और अपन को क्या करना है, सोल्व करना है।